नमस्कार, अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हमने यूपी टेट के लिए बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं जिन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। अब देखिए, चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। कपटी मित्र कहते हैं आज 3 के शाम को, दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। तो इंद्रियों को जीतने वाले को कहते हैं जितेंद्रिय। इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ें। पवन का संधि विच्छेद होगा। अब देखिए, इसमें देख लीजिए आप चार ऑप्शन। जो पवन का संधि विच्छेद होगा वो प प्लस अन होगा, ठीक है, ये वाला। और तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें है अयादि संधि। कौन सी? अयादि, ठीक है। प प्लस अन बराबर पवन। नेक्स्ट, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। अब देखिए, पुनः प्लस जन्म बराबर होता है पुनर्जन्म। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें विसर्ग संधि है। नेक्स्ट, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? अब देखिए, इत्यादि को अगर तोड़ें तो इति प्लस आदि होगा, ठीक है। इसमें होती है यण संधि। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट, नाक रगड़ना का क्या अर्थ होता है? इसमें जो तीसरा वाला ऑप्शन होगा, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना, उसको कहते हैं नाक रगड़ना। तीसरा वाला ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट, उन्मूलन का विलोम क्या होगा? अब देखिए, उन्मूलन कहते हैं खत्म करने को, तो इसका जो विलोम होगा वो रोपण होगा। रोपण होता है रोपना, लगाना, ठीक है। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी थी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कहा था बीजप्पन काल। इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, अति सूधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है? तो अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यह घनानंद की सूक्ति है। चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट, कालंदी का पर्यायवाची क्या होगा? तो कालंदी किसका पर्यायवाची है? ये यमुना का है। इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा लिखी है क्या भूलूं क्या याद करूं। किसने लिखी है? ये हरिवंश राय बच्चन ने। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे बढ़ें। ऋजु का विलोम शब्द है। अब ऋजु कहते हैं सीधे को, ठीक है। अब इसमें देखिए, जो चौथा वाला ऑप्शन है वक्र, वक्र होता है टेढ़ा, तो चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। विलोम उन्होंने पूछा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? अब देखिए, इसमें 26 को कहते हैं पूर्णांक बोधक, ये सही है। दूसरा को कहते हैं क्रमवाचक विशेषण, ठीक है, ये भी सही है। 2.5 हुआ अपूर्णांक बोधक विशेषण, ठीक है, ये भी सही है। वह नौकर है कोई विशेषण नहीं है, ये गलत है। वह जो है इसमें सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है, ये पूरा होगा वह नौकर है, ठीक है। अधूरा लिखा हुआ है, इसको आप पूरा पढ़िए। इसको वह नौकर है, ये वाक्य है। इसमें विशेषण क्या होगा? वह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है, तो ये अशुद्ध है। चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे बढ़े। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? तो चारों ऑप्शन आप देख लीजिए। तो आप भला तो जग भला, यानी कि आप जो है, जो यूज किया है कर्ता ने, अपने लिए किया है, ठीक है, तो इसमें होगा निजवाचक सर्वनाम। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आप शब्द है वो किसके यूज हुआ है? कर्ता के लिए, अपने लिए, ठीक है, तो ये हुआ निजवाचक सर्वनाम। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब देखिए, ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये थोड़ी संशय वाली बात है कि ये चारों ही जो है स्त्रीलिंग है वैसे तो, लेकिन जो संतान है, ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है पहले, और उस समय संतान को जो है पुल्लिंग माना था। हालांकि संतान वैसे स्त्रीलिंग ही है, लेकिन उस समय इसको पुल्लिंग माना था, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन इसमें इस हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से सही होगा, ठीक है। बाकी जो तीनों है, कढ़ी, चील, सरसों, ये स्त्रीलिंग है ही, और संतान को क्या माना था? उस समय पुल्लिंग माना था, तो पहला वाला ऑप्शन ऑप्शन के हिसाब से सही है। नेक्स्ट, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम क्या है? तो ये प्रश्न भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत मुश्किल प्रश्न होते हैं, तो इसमें जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही होगा। पहले मधुशाला, फिर मधुबाला, फिर मधुकलश, निशा और निमंत्रण, इस तरह से इनकी रचनाएं आई थी हरिवंश राय बच्चन की, तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट, कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना इस मुहावरे का अर्थ है। तो देखिए, आप चार ऑप्शन आप पढ़ लीजिए इसमें। तो इसमें आपका सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट,
किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। नेक्स्ट, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? तो देखिए चारों ऑप्शन आप देख लीजिए इसमें, तो ये हैं कबीर की पंक्तियां, दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट, हिंदी का पहला पत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। जो पहला वाला ऑप्शन है उदंत मार्तंड, ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, ये हिंदी का पहला पत्र है। नेक्स्ट, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा है। तो देखिए इसमें तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा, रामचंद्र शुक्ल। अगर रामचंद्र है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो। तीसरा वाला ऑप्शन यहां पर सही होगा, चिंतामणि निबंध संग्रह है रामचंद्र शुक्ल का। नेक्स्ट, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, तीसरा वाला जो ऑप्शन है 1903, ये सही होगा। इसमें 1903 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, इसमें कुछ पंक्तियां दी हुई हैं, आप इनको पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। इससे संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। उन प्रश्न को मैं बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है 41-42 को आप 23 और 24 जो प्रश्न हैं 41-42 को 23-24 पढ़ें, ठीक है। इसी से संबंधित पूछे जाएंगे इन पंक्तियों से, ठीक है। अब आप पहले पंक्ति पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मैं प्रश्न दिखाता हूँ आपको। तो देखिए इस पंक्ति का जो मैं आपको सीधा सीधा हिंदी में बता देता हूँ, भावार्थ बता देता हूँ। ये जो पंक्तियां हैं कवितावली से ली गई हैं। कवितावली किसने लिखी है? तुलसीदास जी। क्या कहा है इन पंक्तियों में? तो इन्होंने जो श्री रामचंद्र जी की जो बाल रूप है उसकी प्रशंसा की है, ठीक है। उसके बारे में उन्होंने बताया है इन पंक्तियों में, ठीक है। तो पहला जो वाला प्रश्न है उसमें है, इस पद्यांश में कौन सा रस है? भगवान रामचंद्र जी के बाल रूप को बताया है इसमें, तो इसमें वात्सल्य रस होगा। दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। एक प्रश्न और पूछा है इसी से, तो उपरोक्त पद किस कवि का है? तो देखिए मैंने जैसा आपको बताया कवितावली से लिया गया है। कवितावली किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने। चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो देखिए तीनों से दी हुई है इसमें, और उनके जो उच्चारण स्थान है वो बताए हैं, और साथ में च, ठीक है, च बताया है कंठ से। तो कौन सा शुद्ध है? तो इसमें जो देखो पहला वाला जो है तालव्य, ये गलत है, ये मूर्धन्य होगा। पहला वाला जैसे है षटकोण वाला, ठीक है, ये कौन सा होगा? मूर्धन्य। और तीसरे नंबर पे जो स है वो मूर्धन्य नहीं है, वो तालव्य है, ठीक है। और जो च है वो तालव्य होता है, वो भी गलत है, ठीक है। तो लेकिन जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही है। ये वाली जो स है दंत्या होती है, ठीक है। इसमें उच्चारण में दांत का प्रयोग किया जाता है, दांत का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। शुद्ध पूछा उन्होंने, सही पूछा है, तो सही क्रम जो सही जोड़ा हो यही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? अब देखिए इनको चारों ऑप्शन को आप पढ़ लीजिए। तो अशुद्ध कथन उन्होंने पूछा है, विसर्ग कंठ्य वर्ण है, हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, और जो 6 है वो संयुक्त व्यंजन है। इसमें जो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, वो सही नहीं है। 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, ये गलत है। महाप्राण व्यंजन कौन से होते हैं? कि उच्चारण करने में मुख से हवा ज्यादा निकलती हो, ठीक है। जो महाप्राण वर्ण होते हैं वो प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को क्या कहते हैं? महाप्राण वर्ण। क्या कहते हैं उनको? महाप्राण वर्ण, ठीक है, महाप्राण व्यंजन। और इनके उच्चारण में मुख से हवा ज्यादा निकलती है, तो ऐसे 2 व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे 2 व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता। इसमें तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। उन्होंने गलती पूछा है, तो यहां पर तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो देखिए इसमें आप 4 ऑप्शन देख लीजिए। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो एक अकेला लड़का होगा कोई, ठीक है, उसने पिता की बात नहीं मानी है, तो एक वचन है, ये बात सही है, एक अकेला लड़का है, ठीक है। एक लड़के के बारे में बात करिए तो एक ही वचन है। तो मेरा लड़का इसमें क्या है? करता है, ये बात भी सही है, ठीक है। पुल्लिंग है, हाँ लड़का पुल्लिंग होता है। बहुवचन है, ये गलत है, ठीक है। एक अकेला लड़का था जिसने पिता की बात नहीं मानी है, तो बहुवचन नहीं है इसमें, चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, प्रेम सागर किसकी रचना है? ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। तो ये है लल्लू लाल जी की। सबसे आखिरी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के होते हैं 3 भेद। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा।
अब देखिए कौन कौन से होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद कौन से होते हैं? योग रूढ़, रूढ़ और यौगिक। कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये 3 भेद होते हैं संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पर। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो देखिए इसमें जो खेत है वो तद्भव शब्द है, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। खेत का तत्सम होता है क्षेत्र, ठीक है। तो यहां पर दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। उन्होंने पूछा कौन सा तद्भव है। तो ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।